ये बाइनरी कोड्स की ये स्लाइड सबको नजर आ रही है, एरर डिटेक्शन कोड्स की? यस सर। अच्छा, चलें आज हम थोड़ी सी बात करते हैं एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन क्या है? सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत यह है कि देखें, जब आप डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं, और जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर साथ ही पड़े हुए हैं, हो सकता है कि एक कंप्यूटर यहाँ पे और एक यूएसए में है, और आपने यहाँ पे ए अल्फाबेट जो था उसका कोड एस्की में जनरेट किया और उसको आपने सेंड किया कहीं पे। अब वो एक पूरे नेटवर्क से गुजरेगा और गुजरने के बाद जो है वो एंड के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है ना बात? तो ये एक सेकंड यार, एक मिनट, ये क्या है? ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब दरमियान में होता क्या है कई दफा हमारे डिजिटल डेटा के अंदर के ये जो डेटा का कोड हम जनरेट करते हैं एक कंप्यूटर से, बाय द टाइम ये दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है तो इसमें कोई एरर आ सकती है, यानी कि कोई बिट जो है वो फ्लिप हो सकती है, क्योंकि हैं तो ये वोल्टेजेस ही ना। तो ये हो सकता है कि 1 0 बन जाए या 0 1 बन जाए, और कोई एक बिट नहीं, हो सकता है कि 3 या 4 या 5 बिट्स भी चेंज। अब दूसरे एंड के ऊपर जो कंप्यूटर होगा उसको जो कोड रिसीव होगा उसको ये पता कराने का क्या तरीका हो सकता है कि ये जो डेटा आया है ये सही है या गलत है, क्योंकि उसके पास तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मसलन आपने कोड भेजा ए का, उसको जो कोड रिसीव हुआ वो बी का था। अब वो किस तरह ये बता सकता है कि ये एक्चुअली गलत है, ये बी नहीं भेजना था, हो सकता है यूजर ने बी भेजना था। तो दूसरे एंड पे जो कंप्यूटर है या यूजर है वो तो नहीं बता सकता कि ये डेटा दरमियान में करप्ट हो गया है, स्पेशली अगर वो करप्ट होकर फिर कोई एक लीगल नंबर ही बना है, यानी 1 का 2 बन गया है या 2 का 3 बन गया है या 3 का कुछ और बन गया है, तो आपके लिए उसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट जो है अपने कोड के साथ वो ऐड कर देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा बिट है इसको हम लोग कहते हैं पैरिटी बिट। क्या कहते हैं? पैरिटी बिट। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि आप जो जो आपके टोटल एसकी के अंदर थे आपके 7 बिट्स ना एक कोड के लिए, तो ये बिट जब आप उसके साथ और ऐड कर देते हैं हर कोड के साथ तो वो 8 बिट का कोड बन जाता है। अच्छा, अब इस बिट को आप जो है ना किस तरह ऐड करते हैं? इस बिट को इस तरह ऐड करते हैं कि आप ये कहते हैं कि आप देखते हैं कि जो 7 बिट्स आपके पास हैं वो टोटल उनमें 1 कितने हैं। सो लेट्स से उसके अंदर 3 1 है, ठीक है? तो आप ये करेंगे कि आप जो पैरिटी बिट है उसको 1 कर देंगे, ताकि जो टोटल बिट्स हैं आपके वो सारे के सारे इवन हो जाए। इसमें हमारे पास 2 तरह की पैरिटी है, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। तो मैं अभी इवन पैरिटी की बात कर रहा हूँ। तो इवन पैरिटी में हम लोग ये करेंगे कि पैरिटी बिट को इस तरह सेट करेंगे कि पैरिटी बिट को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन होंगे, यानी अगर उसमें 2 वंस होंगे, एक्चुअल जो हमारा कोड है जो हम भेज रहे थे उसमें 2 वंस होंगे तो पैरिटी बिट 0 होगी, उसमें 3 वंस होंगे तो पैरिटी बिट 1 होगी, उसमें 4 वंस होंगे तो पैरिटी बिट फिर 0 हो जाएगी, उसमें 7 वंस होंगे तो पैरिटी बिट 1 हो जाएगी। यानी कि पैरिटी बिट को मिला के आपने टोटल को इवन करना है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब भी आप कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसके अंदर हमेशा टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होते हैं। यही असूल रिसीवर एंड के ऊपर भी होता है कि रिसीवर एंड जब आप डेटा भेजते हैं तो वो ये देखता है कि अगर आप इवन पैरिटी फॉलो कर रहे थे तो आपके टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो सर ये इवन है या नहीं है। पैरिटी बिट एक दफा दोबारा बता देंगे काइंडली? जी, मैं पैरिटी बिट ही बता रहा हूँ। पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट है जो आप ऐड करेंगे अपने कोड के साथ, और वो टोटल नंबर ऑफ वंस को इवन करने के लिए करेंगे। यानी कि अगर जो आपका कोड है उसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो आप पैरिटी को 0 करेंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आप पैरिटी को 1 कर देंगे, ताकि पैरिटी को मिला के टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो आपके इवन हो जाए।
इसका फायदा क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसको एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐड करेंगे या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट साइड के ऊपर। बट इसका इसमें कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों कंप्यूटर्स को पता होगा कि ये जो बिट है ये पैरिटी की है, इसका डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक बेल की तरह है जो बताता है कि ये डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट तब होगा जब अगर आप इवन पैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे एंड के ऊपर अगर जो टोटल नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए वो इवन ना हुए, वो ऑड हुए, किसी वजह से एक वन जो है वो 0 बन गया या कोई 0 एक एक्स्ट्रा वन बन गया, तो एकदम से आपकी चूंकि नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड हो जाएंगे। तो जैसे ही वो ऑड होंगे, जो रिसीवर एंड होगा उसको पता होगा कि ये डेटा गलत है। मे बी ये डेटा ए की जगह बी है, लेकिन उसको साथ ही पता लग जाएगा कि इसने बी नहीं भेजा था, क्योंकि बी भेजा होता तो टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड हो गए किसी वजह से, तो इसका मतलब ये डेटा अब खराब हो गया। ठीक है, सो ये क्लियर है हर एक को कि पैरिटी बिट किस तरह काम करेगी? यस सर। ठीक है, तो अच्छा इसमें ना हमारे पास दो तरह की पैरिटीज हैं। ये मैंने जो आपको बताया ये इवन थी, इसी तरह ऑड पैरिटीज भी कुछ कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ वंस को ऑड करते हैं, लेकिन दोनों कंप्यूटर्स ने एग्री किया हुआ होता है कि पैरिटी इवन होगी या ऑड होगी। तो ज्यादातर इवन पैरिटी इस्तेमाल होती है और इसमें हम टोटल नंबर ऑफ वंस जो है उनको इवन कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मसलन जो हमारा था ना एस्की कैरेक्टर, उसका कोड था ये ए था, ये ए का कोड है 1000001। अच्छा हाँ 65, चलें 65 इसको कह लें। असल में ये तो एस्की का कोड है, तो ये 12 चले, हाँ ठीक है, आप इसको 65 कह लें। ये इसका कोड है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि इस कोड के अंदर टोटल नंबर ऑफ वंस 2 है। इसका मतलब कि आपकी ऑलरेडी जो जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है। तो इसके साथ मैं जब पैरिटी बिट ऐड करूंगा, ये मेरी पैरिटी बिट है ये वाली, तो इस पैरिटी बिट को जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो मैं इसको 0 रखूंगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो नंबर ऑफ वंस थे वो इवन थे। इसी तरह से अगर मैं मसलन टी भेजूंगा ये वाला, तो टी के अंदर अगर मैं इसका कोड देखूं तो टी में 3 वंस है, इसका मतलब ये ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो मैं जो पैरिटी बिट भेजूंगा साथ उसको 1 कर दूंगा। अब 1 करने की वजह से इसमें टोटल 4 वंस हो गए। 4 वंस होने की वजह से ये इवन पैरिटी को बदल गया। ऑड इसका ऑपोजिट है। ऑड पैरिटी की भी एग्जांपल आपके सामने है, तो उसमें हम टोटल नंबर ऑफ वंस को ऑड रखते हैं हमेशा। तो 0 करना है या 1 करना है डिपेंड करता है कि हम ऑड पे हैं या इवन पे हैं। बट दिस वाज एन एग्जांपल कि पैरिटी किस तरह से ऐड की जाती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा उसके बाद एरर डिटेक्शन में रिडंडेंसी आ रही है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। पैरिटी हमने पढ़ ली है, अभी हम रिडंडेंसी को कवर नहीं कर रहे। अच्छा एक सर आप मुझे एक चीज ये बताएं कि हमने पैरिटी आपने पूछा पहले कि इसका यूज, इसका मतलब फायदा क्या है, तो इसका हाँ मतलब फायदा यही होगा कि हम एरर को कम करने के लिए करते हैं? एरर को डिटेक्ट करने के लिए, कम करने के लिए नहीं, डिटेक्ट करने के लिए। रिमेंबर आप जब डेटा इधर से भेज देते हैं दूसरे एंड के ऊपर, तो डिटेक्ट किस तरह करेंगे ये डेटा गलत हो गया है, ए का बी बन गया है। हो सकता है आपने बी भेजा था, हो सकता है आपने ए भेजा था, दूसरे एंड को तो नहीं पता ना। तो किसी तरह डिटेक्ट भी तो करना है कि ये डेटा गलत आया है। एक तो ये ना कि गार्बेज आ गया आपके पास, टोटल गार्बेज आ गया तो आप डिटेक्ट कर लेंगे कि वो तो गार्बेज है, तो आप कहेंगे या तो ये तो गार्बेज है। प्रॉब्लम वहां पे होती है जहाँ पे गार्बेज नहीं आता, तो 1 का 2 बन जाता है, 2 का 3 बन जाता है। वहां पे प्रॉब्लम होती है कि वाकई इस बंदे ने 2 भेजा था, 1200 रुपए भेजे थे या 1300 रुपए भेजे थे, दोनों बिल्कुल ठीक है ना। मतलब दूसरे एंड के ऊपर अगर आपको पहले से नहीं पता कि उसने 1200 रुपए भेजने हैं और 1300 आ जाते हैं, तो आप कहेंगे 1300 ही भेजे थे, लेकिन वो एक्चुअली गलत है, वो 1300 आपने नहीं भेजे थे, आपने तो 1200 भेजे थे। इसका मतलब है कि कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना कि हम फौरन बता सकें कि यार इस बंदे ने ये चीज नहीं भेजी, और तो ये चीज ठीक लग रही है लेकिन ये इसने भेजी नहीं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना।
सर एक क्वेश्चन है जी। सर, अगर ये हम इसको कैसे भेजेंगे पैरिटी को, क्योंकि उसकी आस्की की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट बैक एंड पे सिलेक्ट होगी, तो हम उसको ये पैरिटी कैसे ऐड जी करके भेजेंगे? जी बिल्कुल, एक अलग हम सर्किट बनाएंगे इसके लिए। उस सर्किट के दो इनपुट्स होंगे, एक आपका एस्की कोड होगा, ठीक है, और उसके अंदर पैरिटी जनरेटर लगा हुआ होगा, वो आपके नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा और काउंट करने के बाद आउटपुट के ऊपर एक बिट उसके अंदर फर्दर ऐड करके आगे भेजेगा, यानी बिट ऐड करेगा और उसको या 1 करेगा या 0 करेगा। तो एक स्पेशल डिवाइस आपको लगाना पड़ेगा जो पैरिटी जनरेट करेगा। ओके सर। ठीक है, तो कीबोर्ड पे जब आप की दबाते हैं तो पहले एस्की कोड आता है, फिर कीबोर्ड के अंदर ही एक पैरिटी जनरेटर भी लगा हुआ होता है, वो फिर पैरिटी के हिसाब से उसमें एक बिट को ऐड करता है, उसके बाद वो जो डेटा है वो आपकी मेमोरी के अंदर जाता है या प्रोसेसर के अंदर जाता है, और प्रोसेसर को पता होता है कि ये कीबोर्ड इवन पे चल रहा है या ऑड पे चल रहा है। तो जैसे ही उसको अगर इवन पे चल रहा है, उसको ऑड नंबर ऑफ वंस नजर आते हैं, तो साथ ही उसको पता लग जाता है कि ये गलत है। अच्छा, पैरिटी हर तरह की एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। मसलन आप इवन पैरिटी पे थे और आपके 4 वंस थे, ठीक है, उसमें से 2 फ्लिप हो गए, 2 1 0 बन गए, अब आपने 2 वंस आपके टोटल रह गए, तो 2 बिट अगर फ्लिप हो जाए तो पैरिटी डिटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस फिर इवन ही है, और 2 बिट्स फ्लिप हुई हैं। तो अगर 2 1 0 बन गए या 2 0 1 बन गए तो फिर ये डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, ये भी याद रखें। ये सिर्फ जब एक बिट फ्लिप होगी ना, पूरे 7 में से एक बिट कोई खराब होगी तो ये डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर 2 बिट्स कटी खराब होगी तो फिर ये नहीं करेगा डिटेक्ट, यानी 2 बिट्स इस तरह खराब हुई कि वो फिर खराब होने के बाद भी टोटली इवन ही रहा, तो डेटा डिटेक्ट नहीं होगा एरर आपकी। ठीक है जी। जी सर। ओके, अच्छा, इसमें अब एक दो और चीजें हैं, ये बाइनरी स्टोरेज एंड रजिस्टर्स हैं, इस पे अभी हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये रजिस्टर्स जो हैं ये हम क्लास के मतलब कोर्स के एंड पे जाके पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि रजिस्टर एक ऐसी एक फिजिकली एक ऐसी चीज है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई भी 1 या 0। जी सर वो नेट जरा बंद हो गया था सर, बता दें दोबारा, आपने पहले क्या बताया था अभी 1-2 मिनट पहले? यार, 1-2 मिनट पहले तो मैंने पैरिटी का बताया था, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। श्योर सर। ओके, अच्छा, तो ये रजिस्टर के बारे में अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि रजिस्टर एक मेमोरी है छोटी सी, जिसके अंदर हम लोग कोई भी डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, 1 0 2, जब तक कि उसको पावर देते रहते हैं उसमें जो भी आपने डेटा लिखा हुआ होता है वो लिखा रहता है। और रजिस्टर जो है ये सेल से मिलके बनता है, बाइनरी सेल, यानी हर सेल में एक बिट स्टोर हो जाती है, तो जितने सेल्स उसके अंदर होते हैं उसके हिसाब से उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो रजिस्टर्स, हर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर होता है, इसके अंदर बेइंतहा रजिस्टर्स होते हैं, और इन रजिस्टर्स के अंदर ही हमारा सारा टेम्परेरी डेटा जो है वो स्टोर हुआ हुआ होता है। ये जो आप वेरिएबल कहीं स्टोर करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये सब कुछ जो है एक्चुअली एक रजिस्टर के अंदर जा रहा होता है, और वहां पे ये 1 0 की फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो अभी जी सर ये बाइनरी सेल्स के अंदर ये जो इसने कहा है कि 2 पॉसिबल स्टेट्स आइदर 0 और 1, यही बात है? हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो एक सेल है, सेल क्या है कि एक इस तरह का डिवाइस है जिसको कि आप या 1 पे सेट कर सकते हैं या 0 के ऊपर सेट कर सकते हैं, और फिर इस तरह के बहुत सारे सेल से मिलकर आपने एक रजिस्टर बनाया है। नॉर्मली 32 सेल होते हैं तो उसका एक रजिस्टर बनता है, तो हर सेल 1 या 0 हो सकता है। तो अगर 32 सेल हैं तो 2 रेज़ टू पावर n पॉसिबल स्टेट्स हैं उस पूरे रजिस्टर के लिए। ठीक है, लेकिन स्टेट्स इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर आप कोई भी डेटा लिखवा सकते हैं, की कैरेक्टर, कोई वेरिएबल, कोई भी चीज, जो भी डेटा आपने सेव करवाना हो वो फिजिकली एक रजिस्टर में जाके सेव होता है, तो इसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। लेकिन ये कोर्स के एंड पे हम देखेंगे कि रजिस्टर हम किस तरह बनाते हैं और मेमोरी किस तरह बनाते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये तो आपने बहुत दफा स्लाइड देखी होगी, इसको हम लोग फिर एक दफा देख लेते हैं। ये एक डिजिटल कंप्यूटर है, उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर जो मेन चीज है वो इसका सीपीयू है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
और सीपीयू के दो मेजर हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट और दूसरे को कहते हैं हम डेटा पाथ। डेटा पाथ वो हिस्सा होता है सीपीयू का जिसमें डेटा के ऊपर वो ऑपरेट करता है, यानी कि अगर आपने उसको दो नंबर्स दिए हैं तो वो जो ऐड करेगा वो डेटा पाथ के अंदर करेगा, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो डेटा पाथ में करेगा, या कोई भी डेटा के साथ कुछ भी आप कर रहे हैं उसको मसलन मूव कर रहे हैं लेफ्ट राइट ऊपर स्टोर कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ना ये डेटा पाथ के अंदर होता है। तो ये इसका एक पार्ट होता है जिसमें अरिथमेटिक लॉजिकल हर तरह के ऑपरेशंस होते हैं, और दूसरा इसका एक मेन कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा पाथ को बताता है कि तुमने इस डेटा के साथ करना क्या है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो उसका ब्रेन है सीपीयू का, और डेटा पाथ जो है वो फैक्ट्री है जिसके अंदर वो डेटा के ऊपर ऑपरेट करे। तो ये सीपीयू है, और साथ ऑब्वियसली आपको पता ही होगा एक मेमोरी है जिसके साथ ये कनेक्टेड है। तो डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर्ड है, प्रोग्राम भी आपका मेमोरी में स्टोर्ड है। तो ये वन बाय वन डेटा को इधर लेके आता है सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है उस डेटा के साथ क्या करना है, और जब वो डेटा को ऑपरेट कर लेता है तो या वो मेमोरी में वापस भेज देता है या वो उसको इनपुट या आउटपुट कर देता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के। इसको भी आप ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को भी आप स्किप कर दें। अब हम आ जाते हैं अपनी बाइनरी लॉजिक के ऊपर। अच्छा, यहां तक कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम बाइनरी लॉजिक स्टार्ट करने लगे हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। चलो, गुड है। ओके, so now let's look at our binary logic. अच्छा, बाइनरी लॉजिक क्या है? बाइनरी लॉजिक जो है, एक तो वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि चूंकि इसके अंदर आ रहा है बाइनरी, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ कितने वेरिएबल्स होंगे? एनी स्टूडेंट? 2, 0 1। सो जी 0 1। सो बाइनरी का मतलब है कि ये एक लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, 0 या 1। ठीक है, और इसके अंदर कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे। ऑपरेटर से मुराद है जिस तरह से आपके ऑपरेटर्स होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से लॉजिक के भी कुछ ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं हमारे। जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो है एंड, और नॉट। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन समझ लें कि हमारे एक तरह के प्लस माइनस डिवाइड टाइप की चीजें हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं आपकी नॉर्मल लॉजिक की नस्बत। ये तीन हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। ये आपको वैसे तो बिल्कुल क्लियर होगा कि एंड क्या होता है और गेट क्या होता है और नॉट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एंड जो है, दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और बाय द एब्सेंस ऑफ एन ऑपरेटर। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि एंड को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एंड ऑपरेशन को। ये जो डॉट होता है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे अगर देखें, x डॉट y, तो जहां पे आपको ये डॉट नजर आएगा, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान हम एंड का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली है x एंड y इज इक्वल टू z। अच्छा, और कई जगह पे डॉट नहीं होगा, खाली x y इस तरह से लिखे हुए होंगे विदाउट एनी डॉट। तो अगर विदाउट एनी डॉट भी x y लिखे हुए हैं तो इसका भी ये मतलब है कि ये भी एंड है। तो ये है x एंड y इज इक्वल टू z। ठीक है, इसको किस तरह रीड करेंगे? x एंड y इज इक्वल टू z। अच्छा, और एंड ऑपरेशन है क्या? एंड ऑपरेशन ये है कि ये कह रहा है कि z जो है, जो इसकी आउटपुट है, वो 1 तब होगी जब इफ ओनली x इज 1 एंड y इज 1, यानी कि जब दोनों जो हमारे वेरिएबल्स है ना, x और y, ये दोनों इकट्ठे 1 होंगे तो जो z है वो 1 होगा। अगर ये इकट्ठे 1 नहीं है, इनमें से एक 1 है और एक 0 है, तो z 0 होगा। अगर दोनों 0 हैं तो भी z 0 होगा। तो x, y एंड z बाइनरी वेरिएबल्स हैं, इनकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, कोई तीसरी वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो इसलिए दोनों 1 होंगे तो ये 1 हो जाएगा, और अगर
इनमें से कोई एक भी जीरो हुआ या दोनों जीरो हुए तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा एंड का ऑपरेटर है। उससे अगला ऑपरेटर जो है हमारे पास वो है और का। और को जो हम लोग अपना ये लॉजिक है इसमें इंडिकेट करते हैं एक प्लस साइन के साथ। तो जहां पे ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू जी, तो इसको आपने प्लस के तौर पे रीड नहीं करना, आपने इसको और के तौर पे रीड करना है। तो ये है x और y इज इक्वल टू जी, ठीक है। सो इसको रीड करेंगे x और y इज इक्वल टू जी, और इसका क्या मतलब है x और y इज जी, यानी कि z 1 हो जाएगा अगर x 1 हो और y 1 हो, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी 1 हो तो z जो है वो 1 हो जाएगा, या ये दोनों 1 हो तो भी ये 1 हो जाएगा। z सिर्फ 0 तब होगा जब बोथ x एंड y 0 हो, तो फिर ये 0 होगा। तो ये और का ऑपरेशन है। ये एक्चुअली एंड में दोनों ने 1 होना था तो उसने होना था, इसमें ये है कि कोई एक भी 1 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। ये 0 सिर्फ तब होगा जब दोनों जो है हमारे वेरिएबल्स वो 0 होंगे। ये हमारा और का ऑपरेशन है। और फिर नॉट का ऑपरेशन है। नॉट को पहले तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, ये एक्स ऊपर जो बार एक लगी हुई है बार, या ये जो ऊपर से अपॉस्ट्रोफी का एक निशान है, तो कई दफा हम इसको इस तरह भी इंडिकेट करेंगे एक्स के ऊपर एक बार लगा के, और कई दफा इस तरह से ये ऊपर एक कॉमा डाल के। तो ये जो है ये नॉट का ऑपरेटर है। नॉट का ऑपरेटर क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जी, इसका ये मतलब है कि जी 1 तब होगा जब एक्स जो है वो 0 होगा, यानी ये उल्टा कर देगा। सो एक्स को 1 करेंगे तो जी 0 हो जाएगा, एक्स को 0 करेंगे तो जी 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारे 3 बेसिक ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। नॉट ऑपोजिट कर देता है, यानी कि जी जो है वो 1 कब होगा, जब एक्स 0 होगा, ठीक। अच्छा, फिर हम लोग इनको ये जो हमारे है ना ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको ट्रुथ टेबल के तौर पे हम इंडिकेट करते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, यानी अब ये ट्रुथ टेबल में एक्स और वाई की इनपुट है और सी जो है वो आउटपुट है, और वो हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने उस दिन क्लास में भी आपको बताया था, एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 raised to power 2 is 4, so we will have 4 combinations। 4 combinations वही हैं 0 0 0 1 1 0 and 1 1, ठीक है। और आगे हम z पे लिखेंगे कि हर कॉम्बिनेशन के ऊपर z की क्या वैल्यू है। तो एंड के केस में जैसा हमें पता है कि सिर्फ जब दोनों 1 होते हैं तो z जो है वो 1 होता है, बाकी 0 0 0 1 और 1 0 के ऊपर z आपका 0 रहता है एंड के केस में। तो ये इंडिकेट कर रहा है एज अ ट्रुथ टेबल। और के केस में भी 2 इनपुट्स हैं हमारी एक्स और वाई, सो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, वही 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन और के केस में ये जो है 0 रहेगा उस वक्त जब दोनों एक्स और वाई जो है वो दोनों 0 होंगे। बाकी हर कॉम्बिनेशन के लिए और के केस में आपका z जो है वो 1 होगा। तीसरा हमारे पास है नॉट। सो नॉट क्या है कि x जब 0 होगा तो z जो है वो 1 हो जाएगा, और x जब 1 होगा तो z जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। अच्छा, अब जब हम लोगों ने इनको इंडिकेट कर दिया इस तरह से x डॉट y, तो ये वो गेट्स हैं, यानी ये फिजिकली गेट्स हैं जो कि इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आपने लैब में भी देख लिया होगा, आपकी आईसीस होती हैं, तो उन गेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो ये जो है ये फिगर आप पहले देखें कि एंड गेट है, ये गोल है आगे से मुंह उसका, और एक्स और वाई इसके इनपुट नजर आ रहे हैं, जी जो है इसकी आउटपुट है। तो जहां पे भी एंड का ऑपरेशन होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस सिंबल। ये हमारा और गेट है। और गेट ये कि इसका मुंह इस तरह का बना हुआ है चोंच सा, और पीछे से भी ये इस तरह है, दिस इज द और गेट। और ये हमारा है इन्वर्टर। इन्वर्टर कहते हैं इसको, या इसको आप नॉट गेट कह सकते हैं। तो नॉट गेट जो है वो इंडिकेट कर रहा है
कि ये x जो है इन्वर्ट होके t की आउटपुट के ऊपर अपीयर हो रहा है। सो ये जो है अगेन अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो आप समझ लें एंड गेट जो है वो ये एक सर्किट बना हुआ है, इसमें ये एक बल्ब है और ये एक बैटरी लगी हुई है और करंट जो है वो इस सर्किट में से तब फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये जो दो स्विचेस आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली एक्स और वाई हैं और जी जो है वो आपका बल्ब है। तो इस सर्किट से ही आप देख सकते हैं कि अगर आप एक स्विच को खाली बंद कर दें तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट तब कंप्लीट होगा जब आप दोनों को बंद करेंगे। तो ये तब ये बल्ब जो है वो ऑन होगा। इसी तरह से अगर और कोई हम सर्किट की फॉर्म में देखें तो इसमें आप ये देखें कि ये स्विचेस जो हैं ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं, विच मीन्स के करंट के पास दो पाथ हैं। अगर आप ऊपर वाला स्विच बंद कर दें तो भी ये बल्ब ऑन हो जाएगा और नीचे वाला बंद कर दें तो भी ऑन हो जाएगा और अगर ये दोनों को क्लोज कर दें तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये आपका और है, इस तरह भी ऑन हो जाएगा और दूसरी तरह से भी ऑन हो जाएगा। अच्छा, तो बाइनरी लॉजिक के अंदर ये हम लोगों ने उस दिन क्लास में भी कर लिया था कि लॉजिक जो है हमारे पास इस तरह होगी कि हमारी वोल्टेजेस होंगी तो जीरो जो है वो एक रेंज के अंदर जो है ना उसको हम कहेंगे। मसलन यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो वोल्ट्स नजर आ रहे हैं, वोल्टेज 3 तक जा रही है और यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो नीचे वाला ब्लू खाना आपको नजर आ रहा है ये 0 से 1 तक जाता है। तो वो कहता है कि इस रेंज के अंदर, इस वोल्टेज के अंदर कोई भी सिग्नल आएगा तो वो उसको लॉजिक 0 के तौर पे लेगा, 0 से लेके 1 तक। फिर 1 से लेके 2 तक अनडिफाइंड लॉजिक है, यहाँ पे वो ना इसको 1 लेगा ना 0 लेगा, वो कहेगा ये गार्बेज है। और फिर 2 से लेके 3 तक वो लॉजिक 1 लेगा। So any voltage above 2 will be considered a 1 till it goes to 3. तो यही चीज राइट साइड पे भी आपको नजर आ रही है। 1 से लेके 2 तक अगर आप देखें तो ये अनडिफाइंड है और फिर 2 से 3 के दरमियान लॉजिक 1 है और 0 और 1 के दरमियान आपकी लॉजिक। सर ये सेम एज उसी तरह ही है ना वो जो शुरू में आपने डायग्राम से समझाया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उस वक्त आपको बताई थी 5 वोल्ट तक ना, तो मैं कहता 0 से 5 है तो वो है, इसमें उसने बताया 3 तक है। लेकिन हाँ, और ये हमने ये बताया था कि क्योंकि क्लियरली जब हम वोल्टेजेस पे बात करते हैं ना तो वोल्टेज जरूरी नहीं होती कि सिर्फ 3 हो और 0, वो 3.1 भी हो सकती है, वो 2.9 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है। तो अगर हम बिल्कुल उसको 0.3 कर देंगे ना तो फिर ज्यादातर हमारे सिग्नल्स जो हैं वो अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो हमें एक बैंड देना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी है वो 1 है। जिस तरह से हम आपके पास करने की खाली ये कहेंगे भी 50 से ऊपर जो भी है वो पास है, ये नहीं जरूरी कि बस 50 पे पास है लेकिन 51 पे हमें पता ही नहीं क्या है। तो बिल्कुल ये उसी तरह से है। ठीक है जी। 5 वोल्ट पे भी लॉजिक 1 होगा ना? 5 वोल्ट पे भी लॉजिक 1, इससे ऊपर तो जितनी भी वोल्टेज आपकी जाती जाएगी ना वो सारी की सारी 1 ही कंसिडर होगी। जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हम लोग एक और तरीके से भी इन आउटपुट्स को शो करते हैं जिसको हम लोग टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम ये नीचे आपको ये जो वेव्स बनी हुई नजर आ रही हैं ये हैं इसकी इनपुट वर्सेस आउटपुट। तो ऊपर क्या नजर आ रहा है, मसलन अगर आप ऊपर एक्स को देखें तो उसने पहले क्या किया है, ये वो खुद ही कर रहा है, यानी कि ये वो कॉम्बिनेशंस बना रहा है एक्स और वाई के। तो ये जो लाइन है नीचे लाइन है ये 0 को इंडिकेट कर रही है, लाइन जब ऊपर जाती है तो ये 1 को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे एक्स और वाई आप देखें, एक्स और वाई 0 वाई है, ये मेरा माउस भी नहीं, 0 0 है यहाँ पे। उसके बाद बन गया 0 1, उसके बाद है 1 1, फिर है 0 1 और फिर है 0 0। ठीक है। सो उसने यानी एक्स को किया 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0, वाई को किया 0 0 1 1 0। ठीक है सर, ये इसने एग्जांपल दी हुई है ना? ये एग्जांपल है, हाँ। यस सर। ठीक है।
अब वो ये नीचे शो कर रहा है कि अच्छा एंड ऑपरेशन का जो टाइमिंग डायग्राम है वो कैसी होगी। तो वो आप इसको ना हर स्टेज के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। मसलन यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है और ये भी 0 है, तो एंड में क्या आउटपुट होनी चाहिए? 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो फिर यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं 0 1, तो ये फिर 0 हो जाएगा, और 0 0 पे ये फिर 0 हो जाएगा। तो एंड गेट जो है अगर उसको ये इनपुट इस तरह की दी गई तो वो ये वाली आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसकी शेप ये होगी आउटपुट की। इस तरह से अगर आप और को देखें तो और जो है वो 0 तब होगा जब ये दोनों 0 0 होंगे। सो ये 0 0 यहाँ पे है तो ये 0 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 0 है तो ये 1 ही है। फिर आगे हम चलते हैं 1 1 है तो भी ये 1 है। फिर 0 1 है तो भी ये 1 है। फिर 0 0 है तो ये 0 है। ठीक, सो इस तरह से नॉट जो है वो सिर्फ ऑपोजिट है एक्स के हिसाब से। सो एक्स यहाँ पे 0 है तो ये 1 है, एक्स यहाँ पे 1 1 है तो ये 0 0 है, और फिर एक्स 0 0 है तो ये 1 1 है। ये कई दफा आपने इसको इस तरह से वेव्स की फॉर्म में भी शो करना होता है, तो ये इस तरह से शो करते हैं। ये क्लियर है हर एक को किस तरह वेव फॉर्म बनाई है हमने? सर नॉट वाई के साथ भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है उसकी एक इनपुट है, सो इट कुड हैव बीन ईदर एक्स और वाई, तो उसने एक्स को ले लिया, आप इसको वाई के साथ भी ले सकते हैं। अलबत्ता वाई के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग डायग्राम चेंज हो जाएगी। यस सर। हाँ, अच्छा ये जो है फिर हम वही गेट्स के सिंबल्स ही देख रहे हैं। एंड गेट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एंड गेट के जरूरी नहीं कि 2 इनपुट्स ही हों। अभी तक तो हम सिर्फ एंड गेट और गेट को 2 इनपुट्स के साथ ही हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एंड गेट के 3 इनपुट्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने शो किया हुआ है कि ये 3 इनपुट्स हैं और f इज इक्वल टू ABC, यानी इस गेट के आउटपुट जो है वो ABC है, एंडेड है। इसी तरह से अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो ये एक और गेट है, और ये और गेट 4 इनपुट्स के साथ है, A और B और C और D। ठीक, तो ये जो एंड गेट है ये 1 कब देगा? जब अगर 3 इनपुट्स होंगी। ये 1 तब देगा जब तीनों 1 होंगी। अब इनमें से कोई एक भी 0 हो गई तो इसने 0 दे देगा। ठीक है, अगर इसकी एंड गेट की 4 इनपुट्स होती तो चारों की चारों जब 1 होंगी तो ये 1 देगा, नहीं तो ये 0 दे देगा। और का इसके ऑपोजिट होगा। अब और की 4 इनपुट है तो इनमें से कोई एक इनपुट भी 1 हुई तो ये आउटपुट के ऊपर 1 दे देगा, रिगार्डलेस के बाकी इनपुट 0 है। और सारी इनपुट्स भी 1 हुई तो फिर तो 1 दे गई, लेकिन और में कोई एक इनपुट भी 1 हो जाती है तो ये आउटपुट के ऊपर 1 देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से एंड गेट और ऑर गेट के अंदर ना कोई लिमिट नहीं होती कि आप उसकी कितनी इनपुट्स रख सकते हैं। आप एंड की 4 5 10 इनपुट्स भी रख सकते हैं। इस तरह से ऑर गेट की भी आप जितनी मर्जी इनपुट्स रख लें। नॉर्मली गेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 2 इनपुट ही होते हैं या मैक्सिमम 3 इनपुट होते हैं। 4 या उससे ज्यादा बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहरहाल आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर एंडेड। अब इसके बाद हम बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, तकरीबन कोई 5-7 मिनट्स की, एंड देन वी रीस्टार्ट। सर 10 मिनट की करते हैं। चलें यार 10 मिनट की कर लें। इस वक्त 2:12 हुए हैं, सो वी रीस्टार्ट एट 2:22। ठीक है ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर